नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जीव विज्ञान का अगला पार्ट लेकर आया हूँ, पार्ट 5। इसके पहले 4 पार्ट में मैं आपको 300 क्वेश्चन दे चुका हूँ। 2 पार्ट हैं 100-100 क्वेश्चन के और 2 पार्ट हैं आपके 50-50 के। तो 4 पार्टों में मैंने आपको 300 क्वेश्चन तक पढ़ा दिया है। उसके बाद ये 301 से 400 तक 100 क्वेश्चन पर आज हम बात करेंगे। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी पेपर में ज़रूर पूछे गए हैं। तो उन सबको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये मात्र एक प्रैक्टिस सेट टाइप का है कि अगर आपने तैयारी की है तो इससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आप तैयारी नहीं कर पाए तो बहुत कम टाइम में अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं पूरी जीव विज्ञान से या पूरी बायोलॉजी से, तो आप इन वीडियो को जरूर देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको 100% 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे और आप उनको कर पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि क्या क्वेश्चन है आज के। तो आज बात करेंगे हम 100 क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है या पहुंचाया जाता है? तो मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कौन फैलाता है? एनाफिलीज मच्छर होता है, वो इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचाता है। दूसरा है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। अगला है, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था या किसने इसको प्रतिपादित किया था? तो इसको किया था बीडल एंड टैटम ने। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। एक जीन एक एंजाइम, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? बीडल और टैटम ने। अगला है, हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो ये किसका है? प्रोटीन का एक यौगिक होता है, ये अपने ब्लड में पाया जाता है। आरबीसी जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, उसका रंग जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। तो इसको याद रखना कि खून का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हीमोग्लोबिन की। अगला है, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, तो सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु क्या होता है? मोनोसाइट्स या एक एक केंद्राणु। अगला है, मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? तो इंसुलिन क्या काम करता है मानव शरीर में? शरीर में शर्करा के स्तर को ये नियंत्रित करता है। अगर इसका इंसुलिन का निकलना कम हो जाए तो वहाँ पर क्या होता है? शुगर हो जाता है, इंसान को डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये शर्करा के या शुगर के लेवल को मेंटेन करता है। अगला है, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। और रक्तचाप घट जाए तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। तो दोनों चीज़ें हैं, एक होता है हाइपरटेंशन मतलब ब्लड या रक्तचाप का बढ़ जाना, आपका बीपी बढ़ जाना, और दूसरा होता है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन किसे बोलते हैं? ब्लड ग्रुप का आपके या रक्तचाप का कम हो जाना, ब्लड प्रेशर आपका कम हो जाता है तो हाइपोटेंशन कहलाता है। और हाइपरटेंशन कहलाता है जब ब्लड चाप आपका या रक्तचाप आपका बढ़ जाए। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें याद रखना ये। अगला है, हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है, तो इसका अभिप्राय क्या होता है? रुधिर में निम्न शर्करा मतलब शर्करा की मात्रा कम हो जाना, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट होती हैं? तो ये कहाँ होती हैं आपकी? आरबीसी की कब्रदाह जिसको कहते हैं प्लीहा को। तो ये रेड ब्लड सेल्स आरबीसी बोलते हैं इसको हम। तो ये कहाँ होती हैं आपकी? नष्ट कहाँ होती है? प्लीहा में होती हैं, क्योंकि इनको आरबीसी का कब्रदाह कहा जाता है, प्लीहा को। अगला है, लाल रक्त कणिकाओं का औसतन जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो लगभग 100 से 120 दिन का माना जाता है। और आंसर इसका 120 दिन है कि अगर आंसर ऑप्शन में 120 मिले तो आप इसको 120 करेंगे, लेकिन लगभग की बात कर रहा है तो 100 से 120 दिन होता है। क्लियर है? अगला है, संक्रामक रोग सार्स का पुराना नाम है, ये कोरोना से संबंधित बीमारी है, उसके परिवार से संबंधित बीमारी होती है सार्स। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स और मार्स ये दोनों कोरोना से संबंधित बीमारियां हैं, तो इनको याद रखना। अगला है, होमो सेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है मानव बुद्धिमान। ये मानव का एक नाम है, वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस, ये मानव का नाम है, लेकिन शाब्दिक अर्थ की बात कर रहा है। तो होमो का मतलब होता है मानव और सेपियंस का मतलब होता है बुद्धिमान, तो इसको याद रखना। अगला है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रिनल हार्मोन जो निकलता है हमारे शरीर में उसको क्या कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। अगला है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं पक्षियों के? ऑर्निथोलॉजी।
अगला है अतरंग अंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंजियोलॉजी कहलाता है आपका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है नींद ना आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? मतलब नींद ना आने को हम क्या कहते हैं? इंसोमनिया, इंसोमेनिया कहते हैं इसको, इंसोमनिया। अगला है मधुमक्खी पालन को कहते हैं, तो एपीकल्चर कहलाता है मधुमक्खी को पालना। अगला है गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण हल्का सा पीला होता है? तो गाय के दूध में क्या पाया जाता है? कैरोटीन, याद रखना, कैरोटीन इसमें पाया जाता है गाय के दूध में, तो उसके कारण ही उसका रंग हल्का सा पीला होता है। अगला है मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र क्या कहलाता है? जनजातीय औषधियों से संबंधित पौधे। तो मानव जाति और वनस्पति विज्ञान क्या होती है? जनजातियों से संबंधित होता है मानव जाति, और वनस्पति विज्ञान होता है औषधियों से संबंधित पौधे, तो उसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। अगला है किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेत कौन सा है? तो सबसे स्वास्थ्य का अगर सबसे संवेदनशील बात की जाए तो वो होता है शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर कितनी है, कैसी है, उस हिसाब से स्वास्थ्य का हम आकलन कर सकते हैं किसी समुदाय का स्वास्थ्य कि कैसा है। अगला है विश्व का सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस विश्व का सबसे लंबा पौधा होता है। अगला है पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो परमाणु विस्फोटों को रोककर या विद्युत वाहन विनिर्मित करके, इनके द्वारा इसको हम रोक सकते हैं। और भी बहुत से कारण हो सकते हैं। अगला है वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो इसको किससे कर सकते हैं? कम सल्फर वाले ईंधन का उपयोग करके हम इसके प्रयोग को कम कर सकते हैं। अगला है शौच घरों और मूत्रालयों में प्राप्त वाहित मल को माना जाता है, क्या माना जाता है? स्वच्छता अपशिष्ट। अगला है जिस फिल्टर पर मल जल या सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? रिसाव फिल्टर या ट्रिकलिंग फिल्टर, रिसाव फिल्टर कहते हैं उसको। अगला है संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में, डेटा बुक है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो किस रंग की डेटा बुक में दर्शाते हैं इसको हम? लाल कलर की। जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ उनको लाल रंग की हम डेटा बुक में प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। अगला है वन्य जीवन अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव के संरक्षण किया गया है? तो इस अधिनियम के तहत शाही जीव का संरक्षण किया गया है। अगला है जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो रोगाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। जो जल में रोगाणु होते हैं उसको पराबैंगनी किरणें नष्ट कर देती हैं, तो इसको किस रूप में करते हैं? रोगाणुनाशक के रूप में। अगला है मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है? तो मुर्गियों का जो खाना होता है, मुर्गी दाना बोलते हैं इसको हम, वो सबसे ज़्यादा लागत लगती है उसमें, और वही सबसे ज़्यादा लागत प्रभावित करने वाला कारक होता है। अगला है जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को। अगला है कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट या खेती ना करना, मतलब बिना खेती किए छोड़ देने को क्या कहते हैं? परती छोड़ना बोलते हैं ना, परती भूमि पड़ी है तो उसी को बोला जाता है कि हम उस पर कृषि ना करें, तो उसको परती छोड़ना बोलते हैं। अगला है वर्गीकी की कैरोलस लिनियस प्रणाली है, तो इन्होंने कौन सी प्रणाली दी थी? द्विपद की। तो द्विपद की प्रणाली किसने दी? कैरोलस लिनियस ने। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्मजीवी किस्म की संवेदन का संग्रहण या संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है? तो सूक्ष्मजीवी किस्म की संवर्धन का जो संग्रहण केंद्र है वो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंधित या किससे संबंध व्यवहार है? तो ये सदस्यों को चेतावनी संकेत देता है। वो जब अपने पीछे के पैर को मतलब प्रहार करता है जमीन पर, तो इसका मतलब है कि वो सदस्यों को कुछ संकेत करना चाह रहा है। अगला है पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? इसका मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब क्या होता है?
पार्ट्स पर मिलियन। अगला है, कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो कैसे मिलता है? कच्चे माल की आपूर्ति करके, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध कराकर। इस तरीके से कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है। अगला है, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? मेलेनिन। मेलेनिन होता है। अगर मेलेनिन आपके शरीर में ज़्यादा है तो आपका रंग थोड़ा डार्क होगा, मतलब सांवले होंगे, और अगर मेलेनिन की कमी है तो आपका रंग फेयर होगा या थोड़े गोरे होंगे आप। तो जितना ज़्यादा मेलेनिन उतना कलर डाउन रहता है, और जितना कम मेलेनिन उतना कलर साफ रहता है आपका। अगला है, रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है? तो एस्पिरिन की मदद से रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किया जाता है। अगला है, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं या आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग के क्वेश्चन में कि 120 दिन इसका जीवन काल होता है। अगला है, किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहा जाता है? तो किनकी भित्तियों पर? धमनियों की जो भित्तियां होती हैं उसके द्वारा जो ब्लड का प्रेशर डलता है उसको कहते हैं हम रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहा जाता है। धमनियों में जो ब्लड होता है उसके प्रेशर को। जैसे धमनियां होती हैं, धमनियां कौन से रक्त को ले जाती हैं? धमनियां शुद्ध रक्त को ले जाती हैं पूरे शरीर में। तो शुद्ध रक्त के द्वारा धमनियों में जो उसकी दीवार पर प्रेशर डाला जाता है उसको ही रक्तदाब कहते हैं। अगला है, वह रुधिर वाहिकाएं कौन सी हैं जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती हैं? तो याद रखना, यकृत धमनी। यह जो धमनियां होती हैं वो क्या करती हैं? रुधिर में ऑक्सीजनित, रुधिर का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन घुल के जाती है, और डीऑक्सीजनित का मतलब होता है उसमें ऑक्सीजन घुल के नहीं जाती है। तो डीऑक्सीजनित होता है तो वो बैगनी रंग का होता है। जैसे आप अपनी देखते हैं, आपकी बॉडी में जो नसें हाथ में देखेंगे आप तो हल्के नीले रंग की दिखती हैं, तो वो डीऑक्सीजनित ब्लड होता है या उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। तो डीऑक्सीजनित ब्लड में हल्का बैगनी रंग होता है जो कि हल्का ब्लू कलर का दिखता है आपको स्क्रीन में ऊपर देखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में होता है हल्का बैगनी कलर का। और चमकीला लाल होता है आपका ऑक्सीजनित जो कि धमनियों में बहता है, और जो आपका ये डीऑक्सीजनित रुधिर होता है वो बहता है आपका स्राव में। क्लियर है? तो इसको भी आप याद रखें। अगला है, कौन सा अंग ग्लाइकोजनित को बाइकोस में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? ग्लाइकोजन को ग्लाइकोज होगा यहाँ, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको याद रखना। ग्लाइकोज, ग्लाइकोजनित को ग्लाइकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो कौन करता है इसको? यकृत का काम होता है, यकृत इसको बदलता है। अगला है, हीमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। तो कौन सा है? ईल मछली होता है, उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन इसके अलावा मतलब सभी में पाया जाता है। तो किस में नहीं पाया जाता है? ईल मछली में। अगला है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो कैसा होता है? जैसा पशुओं में हीमोग्लोबिन होता है वैसा ही पौधों में क्या होता है? साइटोक्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा पशुओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है वैसा ही पौधों में उसी के रूप में या उसी के समान साइटोक्रोम पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है? तो कहाँ जाता है? ये महाधमनी की तरफ रक्त जाता है। अगला है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी, अगर हृदय में ब्लड नहीं पहुंच पाता है या ब्लड की कमी हो जाती है तो उससे दिल का दौरा पड़ता है, आपको अटैक आ जाता है। अगला है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रुधिर वाहिकाओं की अगर त्रिज्या कम हो जाएगी तो प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि जो ब्लड प्रेशर क्या होता है कि आपकी जो धमनियाँ होती हैं उनमें जो ब्लड बहता है उसके द्वारा उसकी दीवारों पर जितना प्रेशर डाला जाता है वो उसका ब्लड प्रेशर होता है या रक्तदाब होता है। तो अगर उसको आप कम कर देंगे तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा और उसको बढ़ा देंगे तो ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ बात कर रहा है कि उसको त्रिज्या को कम करने की, तो त्रिज्या कम होगी तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगला है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है?
तो जब कोई बाहरी पदार्थ मानव शरीर में मतलब जो मानव शरीर की रुधिर प्रणाली है उसमें प्रवेश करता है तो श्वेत रक्त कणिकाएं इनसे लड़ती हैं या इनको नष्ट करती हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का काम क्या होता है, जो बाहर की रुधिर प्रणाली में बाहर के प्रविष्ट पदार्थ होते हैं या कोई बाहरी पदार्थ उसमें आता है तो उनसे रक्षा करने का काम होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का। और उसका आरबीसी का रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है, वो ब्लड को या हीमोग्लोबिन को या ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। ऑक्सीजन को पूरे में सर्कुलेट करने का काम होता है आरबीसी का। और डब्ल्यूबीसी का या श्वेत रुधिर कणिकाओं का होता है उनमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ आते हैं रुधिर संचरण तंत्र में या रुधिर प्रणाली में तो उनसे लड़ने का काम आपकी आरबीसी करती है। अगला है, जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षी के उत्पाद को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं, उसे एंटीजन कहते हैं। प्रतिजन या एंटीजन ये क्या करता है, प्रतिरक्षी उत्पाद है या प्रतिरक्षी के उत्पाद को प्रेरित करता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए। तो जैसे कि आप जब लंबा समय तक काम करते हैं, लंबी रनिंग करके आते हैं तो आपको एनर्जी के लिए तुरंत इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप क्या ले सकते हैं, ग्लूकोज। क्लियर है। अगला है, एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण की होती है, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं उसके लिए आवश्यक होता है एमिनो एसिड। अगला है, खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले बलय क्या कहलाते हैं। तो रुगई बोलते हैं इनको, जो खाली उदर के श्लेष्म स्तर में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, रुगई। अगला है, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से इसको जाना जाता है। अगला है, हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ये किससे होता है, कुत्ते के काटने से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोफोबिया रोग होता है किससे, विषाणु के द्वारा। याद रखना किसके द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा ये रोग फैलता है हाइड्रोफोबिया। रानीखेत बीमारी फैलती है, किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा फैलती है रानीखेत बीमारी। अगला है, ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाना। तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसको रखा जाता है सुरक्षित ब्लड को। अगला है, आरबीसी का कब्रगाह या शमशान किसे कहते हैं, प्लीहा को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। अगला है, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है। तो ये विषाणुओं द्वारा होता है फूड एंड माउथ रोग। अगला है, 2 वंशानुगत रोग क्या होते हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। ये आपके वंशानुगत रोग होते हैं या जन्म से ही जो रोग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके वंशानुगत रोग। तो वर्णांधता और हीमोफीलिया ये दोनों रोग आपको वंशानुगत प्राप्त होते हैं। अगला है, सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किसने किया था। तो हेरनर ने 1876 में इसकी खोज की थी या इसका पता किया था। वर्णांधता का कलर ब्लाइंडनेस बोलते इसको हम। अगला है, एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती। तो ये हरे और लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता, उसको सारे कलर हरे दिखते हैं। कौन से दिखते हैं उसको, अगर कोई कलर ब्लाइंडनेस का रोगी है तो उसको लाल और हरे रंग दोनों हरे दिखते हैं। लाल भी हरा दिखता है, हरा तो हरा दिखता ही है उसको, तो वो लाल रंग की पहचान नहीं कर पाता। तो यही इसका आंसर होगा कि हरे और लाल रंग में वो डिफरेंस नहीं कर पाता, दोनों उसको हरे दिखते हैं। तो अब हरा दिख रहा, हो सकता है वो लाल हो क्योंकि वो भी हरा दिख रहा है उसको, तो इनमें वो पहचान नहीं कर पाता। अगला है, थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। तो ये थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है। अगला है, शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अमीनो अम्लों की संख्या शरीर में 20 होती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, किससे होता है, प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। अगला है, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो किसकी जरूरत होती है हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए, कैल्शियम और फास्फोरस, इन दोनों की मात्रा हड्डियों के निर्माण के लिए आवश्यक होती है। अगला है, पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण, या जिसको हम हरित लवक बोलते हैं, हरित लवक की उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला है,
पत्तियों का रंग पीला होता है, तो पीला किसके कारण होता है? कैरोटीन जो होता है उसके निर्माण के कारण उनका रंग पीला हो जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के कारण उनका रंग हरा होता है। अगला है पर्णहरित या क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है, तो मैग्नीशियम होता है आपका क्लोरोफिल में उपस्थित। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 369, इसको याद रखेंगे आप। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। अगला है पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। अगला है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है? CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। अगला है लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, तो लार में टॉयलिन भी पाया जाता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है, याद रखना लाइसोजाइम, ये दोनों पाए जाते हैं, टॉयलिन प्लस लाइसोजाइम। टॉयलिन का काम क्या होता है? टॉयलिन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, और लाइसोजाइम का काम क्या होता है? ये जो मतलब शरीर में जो फालतू की जो जीवाणु कीटाणु होते हैं या खाना में जो आपके जीवाणु वगैरह आते हैं उनको नष्ट करने का काम करता है आपका लाइसोजाइम। अगला है टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? आपकी टांग में पाई जाती है। अगला है मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, तो किसमें होती है? उंगलियों में। उंगलियों में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाई जाती है मानव शरीर में। अगला है भोजन पचाने में सहायक होते हैं, तो एंजाइम की उपस्थिति में ही भोजन आपका पचता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं खाना पचाने के लिए। अगला है एंजाइम की संरचना होती है, तो एंजाइम किसके बने होते हैं? अमीनो अम्लों से बने होते हैं एंजाइम। अगला है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदले जाते हैं, तो प्रोटीन पाचन क्रिया में किस में बदल जाते हैं? अमीनो अम्लों में कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन आपके। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें सबसे अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, किससे निकलता है? जल से। अगला है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो हेपेरिन नामक प्रोटीन होता है जो जल मतलब शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हेपेरिन। अगला है हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो हेपेरिन कहाँ से निकलता है? आपका यकृत के द्वारा निकलता है, यकृत में इसका निर्माण होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है 380 और 381। खून थक्का नहीं जमता, अगला क्वेश्चन है, तो खून थक्का किनके शरीर में नहीं जमता? जिनको हीमोफीलिया नामक रोग होता है उनके शरीर में खून का थक्का नहीं जमने लगता। अगला है प्रोटीन किससे पचते हैं? तो प्रोटीयस से पचते हैं प्रोटीन आपके। अगला है एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होती है? तो एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से होती है? पीएच मान के। अगर पीएच मान कन्वर्ट होगा तो एंजाइम की गतिविधि उससे कन्वर्ट होती है, मतलब क्षारीय है और अम्लीय है। अगर क्षारीय होते हैं तो वहाँ पर एंजाइम काम करते हैं, और अम्लीय होते हैं तो एंजाइम वहाँ पर कम काम करते हैं आपके। अगला है कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता? तो किस में नहीं होता है? ग्राउंडनट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता है। अगला है विटामिन B2 का अन्य नाम है, तो क्या होता है इसका? राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का अन्य नाम है। अगला है विटामिन A प्रचुर होता है, तो किस में सबसे ज़्यादा होता है? ये गाजर में। RH फैक्टर संबंधित है, तो किससे संबंधित है? रक्त में पाया जाता आपका RH फैक्टर। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टीनर और वीनर। इन्होंने एक बंदर में इसको खोजा था RH फैक्टर को, लैंड स्टीनर और वीनर ने। अगला है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, किसने किया था? ये विलियम हार्ले ने। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है RH फैक्टर और ब्लड से संबंधित जो भी हैं। अगला है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती हैं, तो ये कौन सी होती हैं? सिराएं। जो शरीर से जो आपका डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है उसको ये रक्त तक ले जाती हैं, या प्रदूषित ब्लड को ये शरीर से हृदय तक ले जाती हैं। वो हृदय उसको साफ करके कहाँ भेजता है? धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में भेजता है। तो सिराएं ले जाती हैं आपके
डीऑक्सीजनेट ब्लड को या जो गंदा ब्लड होता है उस साफ खून को कौन ले जाती हैं? धमनियाँ पूरे शरीर में ले जाती हैं। तो शरीर से हृदय की ओर ब्लड कौन ले जाता है? धमनियाँ। और शरीर से हृदय की ओर धमनियाँ वो सिराएं, और हृदय से शरीर की ओर धमनियाँ ले जाती हैं आपका। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला है हृदय से शरीर की ओर। अगला क्वेश्चन ही पूछ लिया कि कौन ले जाता है, तो हृदय से शरीर की ओर धमनियाँ ले जाती हैं और शरीर से हृदय की ओर सिराएं। अगला है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। नियंत्रक क्या होता है? पेसमेकर। ये हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला है रक्त को शुद्ध करता है। तो किडनी के द्वारा ब्लड को साफ किया जाता है, रक्त को ये शुद्ध करता है और उसके बाद ये हृदय के द्वारा पूरे में इसको पंप कर दिया जाता है पूरी बॉडी में। अगला है रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो किस ग्रंथि के द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा ये रक्तचाप को नियंत्रित करती हैं। अगला है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को इसकी बीमारी हो जाती है ब्लड की, कि उनका ब्लड खराब होने लगता है, तो डायलिसिस के द्वारा उनके रक्त को शुद्ध किया जाता है। अगला है रक्तदाब मापने वाला यंत्र है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब को मापने वाला यंत्र होता है। अगला है मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो जो पथरी होती है इंसान के शरीर में वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि मानव शरीर की पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला है मूत्र का निर्माण होता है। तो कहाँ होता है? किडनी में होता है मूत्र का निर्माण। अगला है वृक्क का भार पूछ रहा है आपसे, किडनी का भार कितना होता है? ये होता है आपका 150 ग्राम। तो ये थे आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इनको आप प्रैक्टिस के रूप में पढ़ सकते हैं और आपकी तैयारी अगर आप नहीं कर पाए हैं तो भी आप इनको कम समय में एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ से आप 100% कुछ ना कुछ कर पाएंगे क्वेश्चन वहाँ पर। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले समय में आपको ऐसी और भी वीडियो मिलती रहेंगी। और आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके और इसके पहले वाले जो पार्ट हैं उनको आप देख सकते हैं। इसके पहले मैं 4 पार्ट डाल चुका हूँ, तो उनमें लगभग 300 क्वेश्चन है 4 पार्ट में, और ये 5वां पार्ट है। इसमें 300 से लेकर 400 तक 100 क्वेश्चन पर हमने इसको डिस्कशन किया है। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।